नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के साथ बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। झारखंड में कोरोना संक्रमण आउटब्रेक हो चुका है, सरकार तक संक्रमण पहुंच गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके प्रेस सलाहकार 72 घंटे के लिए क्वारंटाइन हुए हैं। वहीं राज्य के सभी थानों को सील करने का भी आदेश दे दिया गया है। मंगलवार को एक साथ 179 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई। उसके साथ नए मिले मरीजों के बाद राज्य का आंकड़ा बढ़कर 3056 हो चुका है। आपको बता दें कि 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से 2 लोगों की मौत के बाद राज्य में अब 22 लोग अपनी जान कोरोना की वजह से गंवा चुके हैं। इधर झारखंड में कोरोना सरकार तक पहुंच चुकी है। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर और जेएमएम विधायक मथुरा महतो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि धनबाद में 23 पत्रकारों के भी कोरोना पॉजिटिव होने की खबर है। 8 पुलिसकर्मी भी पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं खलाड़ी थाना क्षेत्र में चोरी का एक आरोपी पॉजिटिव पाया गया है। पुलिसकर्मियों और चोर के पॉजिटिव पाए जाने के बाद खलाड़ी थाना महिला और हिंद पीढ़ी थाना को सील कर दिया गया है। नए मिले मरीजों में पूर्वी सिंहभूम से 57, धनबाद से 31, रामगढ़ से 28, रांची से 22, कोडरमा से 7, हजारीबाग से 6, पाकुड़ और सरायकेला से 5-5 मरीज, पश्चिम सिंहभूम से 4, बोकारो, देवघर और लोहरदगा से 3-3 मरीजों की पुष्टि हुई है। तो वहीं पलामू से 2, गढ़वा, लातेहार और सिमडेगा से 1-1 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। तो बता दें कि झारखंड में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल चुका है और अब मंत्री से लेकर विधायक और चोर से लेकर पुलिस सभी कोरोना के जद में आ चुके हैं। और इसको लेकर कह सकते हैं कि झारखंड में अब कोरोना संक्रमण का आउटब्रेक हो चुका है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि अब तक कोरोना से 22 लोगों की राज्य में जान जा चुकी है और 72 घंटे के लिए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने प्रेस सलाहकार के साथ क्वारंटाइन हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ झारखंड से हमारे ब्यूरो चीफ सुरेंद्र सोरेन फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। सुरेन जी, झारखंड में अब कह सकते हैं कोरोना अपनी चरम सीमा पर है। चोर से लेके पुलिस, विधायक से लेके मंत्री, मुख्यमंत्री को भी संदिग्ध माना जा रहा है और ये काफी कह सकते हैं कि अभी खतरनाक घड़ी है। अब सरकार के तहलील तक पहुंच चुकी है। हालांकि अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सैंपल नहीं लिया गया है, लेकिन उनके सैंपल लेने की भी प्रक्रिया की जा रही है और मुख्यमंत्री ने खुद को होम क्वारंटीन कर दिया है। उसके साथ ही मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, उनके प्रेस सलाहकार और कुछ सचिव स्तर के अधिकारियों ने भी खुद को होम क्वारंटीन किया है। मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर जो गढ़वा से आते हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। टुंडी से विधायक है मथुरा प्रसाद महतो, वो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेता विधायकों ने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है, क्योंकि जो सत्ताधारी दल के लोग हैं इनका आपस में मिलना जुलना बेहद तेजी से हो रहा था। कैबिनेट की बैठक हो या फिर झारखंड मंत्रालय में एक दूसरे से मुलाकात की बात हो या फिर पिछले दिनों जो बैठकें वगैरह हुई है या फिर 3 जुलाई को मिथिलेश ठाकुर ने अपने सरकारी आवास में प्रवेश किया। उसके गृह प्रवेश के समारोह में कई नेता विधायक मंत्री शामिल हुए। इस तरह तमाम वो लोग जो पिछले दिनों सरकार के महकमों के साथ जिनका आना जाना उठना बैठना था, उन लोगों ने अपने को होम क्वारंटीन कर दिया है। लेकिन सुरेन जी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 72 घंटे के लिए कह सकते हैं कि क्वारंटाइन है, उसके पीछे क्या कुछ वजह है? मिथिलेश ठाकुर जो हेमंत सोरेन सरकार के ही कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है और पिछले दिनों हेमंत सोरेन और मिथिलेश ठाकुर एक दूसरे के सरकारी कामकाज से, अपने मंत्रिमंडलीय कार्यों से भी एक दूसरे से मुलाकात करते रहे और उनके गृह प्रवेश में के दरमियान मुख्यमंत्री और कई मंत्री भी शामिल हुए थे। तो फिलहाल मुख्यमंत्री ने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है और मुख्यमंत्री आवास के सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सैनिटाइज करने के लिए वहां स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और निगम के अधिकारी और उनके सारे साजो सामान मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री आवास में अगले 72 घंटे तक किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। अब ये मुख्यमंत्री आवास यानी सरकार के मुख्यालय की जो
प्रोजेक्ट बिल्डिंग है, वहां भी अब आम लोगों की गतिविधियों को अंदर जाने से, दाखिल होने बिल्कुल से अब बिल्कुल रोका जा रहा सुरेन है। जी, जिस तरीके से अभी 72 घंटे तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके प्रेस सलाहकार को होम क्वारंटाइन किया गया है। अब देखना यह है कि किस और कितने आंकड़ों में इजाफा होता है झारखंड में, ये काफी चिंताजनक बात है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया सुरेन जी। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने संगठन को मजबूत करना तेज कर दिया है। प्रदेश कार्यालय में लगातार बैठकों का दौरा जारी है। आज दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी जिले की क्षेत्रीय बैठक हो रही है। बैठक में मुख्य रूप से बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम पांडे, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह समेत 9 जिलों के प्रमुख कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए। आपको बता दें कि बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा और पंचायत स्तर पर पार्टी को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। लोकतंत्र में चुनाव का सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि मतदान के बाद ही जनता जो है वो एक अच्छी सरकार चुनती है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार किसी भी चुनाव को वो हल्के में नहीं लेती है, गंभीरता से लेती है, क्योंकि चुनाव ही एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से जब आप जीत करके सरकार बनाते हैं तो आप प्रदेश को एक अच्छा स्वच्छ शासन देते हैं। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे सहयोगी गौतम फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। गौतम, कह सकते हैं कि बीजेपी लगातार अपने क्षेत्रीय बैठक के द्वारा लगातार जिले के जितने भी नेता हैं उनसे रूबरू हो रहे हैं और चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। और ये महत्वपूर्ण बैठक है और ये बैठकों का दौर बीजेपी ही नहीं, सभी दलों के साथ, सभी दलों में जो है अपने नेताओं के साथ जो है वरिष्ठ नेता कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय में जो बैठक है सुबह से जो शुरू होती है शाम तक की चलती है। देखिए 3 जिला आकर 9 जिलों की जो होती है रोजाना बैठक हो रही है और लगातार ये बैठक का दौर जारी है। आज मैं आपको बता दूं कि जो बैठकों का दौर है जिसमें जो जिले शामिल है, सबसे पहले जो कार्यक्रम की अगर बात कर लिया तो उसमें आपको जो जिले होंगे उस जिले में दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर है, ये 3 जिलों का पहला जो है मीटिंग होगा। इसके बाद खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर जिले का जो है वो बैठक होगा और अंतिम जो 5 जिले का जो बैठक होगा वो वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी जिले का होगा। यानी लगातार बैठकों का दौर जारी है और इस बैठक में देखिए कोई ऐसे नहीं लोग हैं जो कहा जा सके कि तरह के निर्णायक जो कार्यपालिका मंडल में नहीं होंगे, वो है जो पूरी तरह से चुनाव की रणनीति तय करेंगे। विधानसभा चुनाव में किनको टिकट मिलना है, नहीं मिलना है, कौन मजबूत दावेदार है, तमाम चीजों का फैसला वो करने वाले जो बीजेपी के नेता, वरिष्ठ नेता है वो बैठक है। बिहार को है भूपेंद्र यादव है, संजय जायसवाल, मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी है, नरेंद्र मोदी है, मंगल पांडे है, इन कुमार है, तमाम वो चेहरे हैं जो बीजेपी के बहुत से वरिष्ठ चेहरों में से, बिहार बीजेपी के वरिष्ठ चेहरों में से है और इनका ही बिहार फैसला आखिरी फैसला माना जा सकता है। जो मुहर लगेगी चुनाव में किस तरह की तैयारी में कमी ना हो, बिल्कुल हर जिस तरीके से अब चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी है, कह सकते हैं कि अब पूरी पार्टी तैयार है चुनाव के लिए और कह सकते हैं कि कोरोना को लेकर भी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया गौतम। चीन परस्त नेपाल के दुस्साहस बढ़ती ही जा रही है। नेपाल ने फिर सीतामढ़ी जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी दादागिरी देखनी शुरू की है। बता दें कि भिट्टा मोड़ बॉर्डर पर भारतीय क्षेत्र में हो रहे सड़क निर्माण को नेपाल की आपत्ति के बाद रोक दिया गया है। मंगलवार को नेपाल सशस्त्र पुलिस बल द्वारा हो रहे निर्माण कार्य को रोक दिया गया। नेपाल पुलिस भारतीय क्षेत्र की 20 मीटर जमीन पर अपना दावा ठोक रही है। जानकारी के मुताबिक सड़क का निर्माण भिट्टा मोड़ चौक से लेकर 9 मेंस लैंड तक हो रहा है।
सड़क निर्माण रोकने के बाद से वहां तनाव बढ़ने लगा है। निर्माण एजेंसी के कर्मियों के साथ काम कर रहे मजदूर और स्थानीय लोग भी आक्रोशित हो गए हैं। स्थिति बिगड़ती देख एसएसबी के जवान बॉर्डर पर मुस्तैद हैं। एसएसबी के जवानों ने स्थिति को संभालते हुए लोगों को आश्वासन देकर शांत किया कि वरीय अधिकारी को मामले की सूचना दे दी गई है, वो इस मामले को निपटा लेंगे। और हालांकि इस मौके पर एसएसबी जवानों और नेपाल पुलिस के बीच हुई बातचीत से भी कोई समाधान नहीं निकल सका है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीतामढ़ी से हमारे सहयोगी एहसान दानिश फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। एहसान जी, कह सकते हैं कि अब नेपाल दुस्साहस करते जा रहा है और कह सकते हैं कि तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल वहां की क्या कुछ स्थिति है? मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे बॉर्डर पे नेपाल सीतामढ़ी का जो बॉर्डर है वहाँ पे नेपाल की पुलिस ने यहाँ के नागरिक को मार गिराया था। एक व्यक्ति को मारा गया था, घायल हुआ था। अभी फिर यहाँ पे नो मेंस लैंड है, वहाँ पे भारतीय क्षेत्र में वो सड़क निर्माण का काम किया जा रहा था, उसे नेपाल की पुलिस ने आकर के वहाँ पे व्यवधान उत्पन्न किया है। और हम ये कह सकते हैं कि बार बार ये छोटा सा मुल्क नेपाल चीन के बहकावे में आकर के मुल्क के साथ, ये भारत के साथ भी बहुत ज्यादती कर रहा है। हालांकि इस बीच जो एसएसबी के पदाधिकारी हैं उनका ये कहना है कि चूंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है, इसमें फिलहाल इन लोगों ने अपने प्रयास से वहाँ पे शांति बहाल करने की कोशिश की है और आला अधिकारियों को इसकी सूचना एसएसबी के द्वारा दे दी गई है। जी ऐसा ना, फिलहाल वहाँ पे नेपाल पुलिस के द्वारा क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं? एसएसबी के जवान यहाँ पे पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं, जिसकी वजह से माहौल बिल्कुल शांत बना हुआ है। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं वो लोग काफी आक्रोशित हैं और वो लोग इतने ज्यादा आक्रोशित हैं कि बार बार नेपाल इनके हिंदुस्तान के साथ यहाँ पे गलत ज्यादती कर रहा है। तो अभी फिलहाल जो एसएसबी वहाँ पे पूरी मुस्तैद है और मामला बिल्कुल शांत है। ये बिल्कुल कह सकते हैं कि अभी इलाके में तनाव है और एसएसबी के जवान पूरे मामले को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को भी समझा बुझा रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया एहसान। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर दानापुर से है, जहां अपराधियों ने बीजेपी नेता की गोली मार दी, जिससे बीजेपी नेता गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि घटना खगौल थाना क्षेत्र के चाणक्यपुरी की है, जहां खगौल मंडल के अनुसूचित जाति के अध्यक्ष सह पार्षद दीपक पासवान को अपराधियों ने गोली मार दी और फरार हो गए। बता दें कि दीपक को 2 गोली लगी। स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल दीपक को आनन फानन में शगुना मोड़ स्थित अस्पताल पहुंचाया। ज्यादा अपराधी है, अब प्रशासन एकदम सोए हुए हैं। लोग ज्यादा प्रशासन लोग गुंडे लोग को बात मानते हैं, सीधा साधा लोग को कोई बात नहीं मानते हैं। इसलिए अपराधी भी है, जहाँ चाहता है जहाँ लोग जब चाहता है तब गोली मारता है। तो सेंटराइज छिड़वा रहे थे उधर कारखाना तरफ। अच्छा। कौन कैसे हुआ हमको तो मालूम नहीं। खून के यहाँ दौड़ा आए हैं। पहले से कोई विवाद हुआ था क्या? खून गोली मारा? हमको मालूम नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दानापुर से हमारे सहयोगी अभय फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। अभय, दानापुर में अपराधियों ने बीजेपी नेता को गोली मार दी है। फिलहाल घटना का क्या कुछ खुलासा हो पा रहा है? चाणक्यपुरी में घटी हुई जब एक वार्ड पार्षद और बीजेपी नेता थे जिनको अपराधियों ने ऐसे वक्त गोली मारी जब वो अपने क्षेत्र में सैनिटाइज करा रहे थे। उस समय अपराधियों ने पीठ में 2 गोली मारी, जिससे वो गंभीर अवस्था में वहीं पर गिर गए। आनंद फानन में लोगों उनको निजी अस्पताल में ले गए, जहाँ से उनको तो राजा बाजार एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी फिलहाल उनकी स्थिति कैसी बनी हुई है? जी उनकी स्थिति अभी बेहतर है, वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। पुलिस इसकी घटना के मौके पर पहुंचकर उनको अपराधियों की गिरफ्तारी की छानबीन कर रही है और छापेमारी कर रही है। जी बिल्कुल, तो पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छानबीन और छापेमारी कर रही है।
तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया अभय। पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र का गुलाब बाग स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति इन दिनों डेंजर जोन में तब्दील हो चुका है। अहले सूबे पावर ग्रिड के कर्मचारी पंकज कुमार को अपराधियों ने पावर ग्रिड के गेट पर गोली मार दी, जिससे उनकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। ये पहला मौका नहीं है जब यहाँ किसी की हत्या की गई है। इस जगह पर लगातार हत्याओं का दौर चला आ रहा है। 1 महीने के अंदर 4 लोगों को गोली मारी गई है, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोग अभी भी इलाजरत हैं। तो बाढ़ में लगातार अपराधियों का तांडव जारी है। गोली मारकर एक शख्स की हत्या कर दी। आपको बता दें कि कृषि बाजार में लगातार हत्याओं का दौर चल रहा है। उसी जगह में अब तक 4 लोगों को गोली मारी जा चुकी है, जिसमें से अब तक 2 की मौत हो चुकी है और 2 का इलाज जारी है। गोली मार कर सवेरे दूध लावे जा रहे घर से दूध लाने के जा रहे थे। डेरवा निकल के दूध लावे जा तो रोडवा गोली मार दिल गया। मैं बाबू मर गल भाई कहीं काम करते थे क्या? नौकरी कर। पटना में अपराधियों और असामाजिक तत्वों का हौसला बढ़ गया है। वहीं पटना पुलिस घटना की शिकायत के बाद घटनास्थल पर पहुंचने से पहले लिखित शिकायत देने की बात करती है। रामकृष्णन थाना के जगनपुरा में कल रात शाम नशे में धुत 5 लोगों ने जमकर तोड़फोड़ किया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। तोड़फोड़ करने के बाद यहां सभी दुकानों के बाहर ही खड़े हैं। तभी दुकानदार ने पूरे मामले की जानकारी थानेदार को दी, लेकिन उधर से कहा जा रहा है कि आप लिख कर दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे। लगातार दुकान ये कहता रहा कि सभी दुकान के बाहर खड़े हैं, लेकिन थानेदार साहब आने को तैयार नहीं थे। थानेदार ने ये भी कहा कि अब हमारे आने का क्या फायदा। ये सीसीटीवी तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बेखौफ अपराधी हो चुके हैं, सरेआम दुकान में तोड़फोड़ कर रहे हैं और पुलिस को लिखित शिकायत का इंतजार है। सर्विस सेंटर में देना चाहिए। यही बुला के लाए जानता सकता काउंटर के अंदर बैठे हुए थे, आया डायरेक्ट ड्रिंक किए हुए थे, बहुत ओवरफ्लो पिए हुए था। हम लोग सेल्स लाइन वाले आदमी, हम लोग को मारना पीटना काम नहीं, हम लोग को बेचना प्रोडक्ट काम है, सर्विस देना हम लोग काम नहीं, हम लोग काम सेल्स करना है। दोपहर में आया था तो दोपहर में हम लोग समझाए थे कि भैया ये लोग सर्विस सेंटर का काम है, हम लोग का काम नहीं है। वो समय अकेले वो आया था, मिथिलेश नाम का जो है, वो दोबारा चला गया। फिर शाम में 4 लोगों के साथ आया जो कि ओवर ड्रिंक किए हुए थे। आया, हम लोग काउंटर पे बैठे हुए थे, आके तोड़फोड़ जैसा कि आपने देखा और रिकॉर्ड भी आपने किया है कि काउंटर पे चढ़ा है। उसके बाद तोड़फोड़ हम लोग को मारने का कोशिश भी किया, मारा भी है, चैन छीनने का भी कोशिश किया था। हम लोग गला पे हाथ भी डाल रहे, जैसा आपका वीडियो में आपका है। और अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे वरिष्ठ सहयोगी मरगूब आलम फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। मरगूब, पटना में अपराधियों का हौसला लगातार बुलंद होता जा रहा है और ऐसे में पुलिस इस तरीके से जवाब मांगती है कि आप हमें लिखित शिकायत दें, काफी शर्मनाक है। देखिए, आपने सुना होगा कि पटना पुलिस ये पूरी तरह से कहावत जो है चरितार्थ हो जी। मतलब आप समझिए कि शाम में तोड़फोड़ होती है, कुछ लोग लूट के तोड़फोड़ करते हैं, पैसे लेके लूट जाते हैं और दुकान के बाहर खड़े हैं और दुकानदार फोन करके बोल रहा है कि आप आइए। बिल्कुल, थाना प्रभारी की बात सुनिए, उन्हें लग ये रहा है कि आने से क्या फायदा है, सीसीटीवी में कैप्चर हो गया, हम देख लेंगे, अब आराम से रहिए, लिखित आके दिए तब देखेंगे। ये कार्यशैली पटना पुलिस को बदनाम करती है और ये खबर हमने इसलिए चलाई। इस खबर के चलाने का मतलब है कि अधिकारी समझे, राज्य के डीजीपी लगातार कहते हैं कि पटना पुलिस, बिहार पुलिस पूरी तरह तत्पर है, लेकिन कुछ अधिकारियों के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे, ये मुझे कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है। और जो हालात हैं वो हालात कहीं न कहीं रामकृष्णनगर थाना प्रभारी पर कार्रवाई के लिए बहुत हद तक ये कार्रवाई के लिए पक्ष में आते हैं, क्योंकि पूरी स्थिति ये है 1 घंटे तक वो लोग नशे में दूध बाहर खड़े रहे,
पुलिस कब पहुंची? जब वरीय अधिकारी को सूचना दी गई, उसके 45 मिनट के बाद पुलिस पहुंची है। अब सवाल है कि आखिर अपराधी पकड़ाएंगे तो कैसे पकड़ाएंगे? अपराध करने के बाद थाना प्रभारी ये कहता है कि आप ला करके लिखित शिकायत दिए, मैं देख लूंगा। तो सीधा मतलब है कि कहीं न कहीं पटना पुलिस के अधिकारी खुद अपने महकमा के बिल्कुल मरगूब जी, सवाल बेहद गंभीर है कि अब हम जाएं तो जाएं कहां? अपराधी दुकान के बाहर खड़े हैं और थानेदार साहब कह रहे हैं कि अब क्या फायदा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया मरगूब जी। बेगूसराय में वज्रपात की चपेट में आने से 4 महिलाओं की एक साथ मौत हो गई। चारों महिलाएं मंगलवार की दोपहर खेत में काम करने गई थी और देर रात तक वापस नहीं लौटी तो ग्रामीण और परिजन खेत में खोजबीन के लिए गए। खेत में एक पेड़ के नीचे चारों महिलाओं का शव मिला। आपको बता दें, घटना मंझौल थाना क्षेत्र के महना बहियार की है। बताया जा रहा है कि मंझौल निवासी रंजीत महतो की पत्नी ममता देवी, नंदन महतो की पत्नी फूलपड़ी देवी तथा भूषण महतो की पत्नी वीणा देवी और उसकी बेटी पार्वती कुमारी मंगलवार की दोपहर महनार बहियार में काम करने गई थी। घटना की सूचना पर मंझौल थाना पुलिस मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर चुकी है। सभी शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। सब जौन पीछे आई थी मजदूर 12 साढ़े 12 बजे जो है सब पीछे गाड़ी ठनका गिरने से तो पूछ रही तो अप्रत्याशित हुआ है, ये तो आपदा हुआ है और हमारी सरकार जो है आपदा में घोषित किए हुए है 4 लाख रुपया पर व्यक्ति वो मिलेगा। इसमें अधिक जानकारी के लिए बेगूसराय से हमारे सहयोगी सौरभ फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। सौरभ, वज्रपात से 4 महिलाओं की मौत हो गई, क्या किसी के झुलसने की भी खबर आ रही है? मंगलवार को 3 अलग अलग घटनाओं में कुल 7 लोगों की मौत आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हुई है। और यह जो घटना है मंझौल में, जहां 4 महिलाएं खेत में काम करने के लिए दोपहर में गई थी, लेकिन रात 8 बजे तक जब वापस नहीं लौटी तो घर वाले और गाँव के लोग बहियार इलाके में उनकी खोजबीन करने गए। तब देर रात जाके एक पेड़ के नीचे चारों महिलाओं का शव मिला है। तो आकाशीय बिजली की चपेट में आने से ही इन चारों महिलाओं की मौत हुई थी, जिसके बाद देर रात पुलिस मौके पर पहुंची और आज शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने सरकारी मुआवजा देने का ऐलान किया है और साथ ही लोगों से अपील भी की गई है कि 9 जुलाई से 12 जुलाई तक भी अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में लोग घरों से बाहर बेवजह नहीं निकले और खेत में काम करने के लिए नहीं जाएं, क्योंकि लगातार अलर्ट के बावजूद लोग बाहर निकल रहे हैं और आकाशीय बिजली की चपेट में आने से लोगों की मौत हो रही है। जी जारी किया है कि लोग कुछ दिनों के लिए सतर्क रहे और खेत में जाने से फिलहाल बचे, क्योंकि वज्रपात से अभी वज्रपात की संभावनाएं ज्यादा हैं और इससे कई लोगों को नुकसान हो सकता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सौरभ। जामताड़ा पुलिस ने पांडेडी मोहल्ले से 4 साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार ठगों के पास से 7 मोबाइल फोन, 13 सिम कार्ड और 1 पल्सर बाइक को जब्त किया गया है। साइबर थाना प्रभारी एसके चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार ठग का नाम दुलाल दास, विक्की दास, प्रभास दास और मुकेश मेहरा है। इस गिरोह का सरगना विक्की दास है, जो साइबर ठगी के आरोप में 2016 में भी जेल जा चुका है। ये चारों प्रभास दास के घर में बैठकर साइबर ठगी का काम कर रहे थे, तभी छापेमारी कर इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। झारखंड के वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि विभिन्न राज्यों से लौटे झारखंड के मजदूरों को तुरंत काम देना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि कई मजदूर अपने अपने क्षेत्रों में कुशल हैं, लेकिन राज्य के संसाधन सीमित हैं और उन्हें उन सेक्टर्स में काम देना फिलहाल संभव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अब कल कारखाने में नहीं लग रहे हैं जिससे कि उनके स्किल का इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि निर्माण कार्यों में और इस तरह के कार्यों में मजदूरों को लगाया जा रहा है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ झारखंड से हमारे वरिष्ठ सहयोगी निलय फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। निलय, कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि श्रमिकों के लिए फिलहाल हमारे पास रोजगार नहीं है।
जी हाँ, देखिए अभी जहाँ काफी संख्या में, लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर आए हुए हैं झारखंड, और वो बार बार ये चाह रहे हैं कि उन्हें काम मिले, लेकिन अभी राज्य के वित्त मंत्री और वरिष्ठ मंत्री हैं, खाद्य आपूर्ति मंत्री भी हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने साफ कहा है कि सभी मजदूरों को काम देना संभव नहीं है, यानी कि मजदूरों को अभी अपने रोजगार के लिए कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। जी, उन्होंने कहा कि बहुत सारे मजदूर कुशल हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल उन्होंने की है, लेकिन क्योंकि झारखंड में अभी उद्योगों की कमी है तो उन्हें उस लिहाज से काम देना संभव नहीं है। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि जैसे निर्माण कार्य जो चल रहे हैं उसमें मिस्त्री हो या मजदूर हो या फिर जो अन्य जो काम उसमें आते हैं उसमें उन्हें काम दिया जा सकता है, यानी कि जो कुशल मजदूर है। बिल्कुल। तो रामेश्वर उरांव का बयान आया कि सीमित संसाधन की वजह से फिलहाल राज्य के पास श्रमिकों के लिए रोजगार नहीं है। बीजेपी विधायक दल के नेता सह पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने अपने विधानसभा क्षेत्र राजधनवार का दौरा किया। उन्होंने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान बाबूलाल ने कहा कि राज्य में अपराधी और अपराध की घटनाओं में इजाफा हुआ है। बाबूलाल ने कहा कि राज्य के खजाने में 3000 करोड़ से अधिक पैसा पड़ा हुआ है और सरकार रोना रोती रहती है। ये सरकार जनता को दिग्भ्रमित कर रही है। झारखंड के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने ऋण पास का निरीक्षण किया। मंत्री ने निरीक्षण के दौरान कार्यों से संतुष्ट दिखे और निदेशक को बेहतर व्यवस्था करने का निर्देश दिया। उन्होंने परिसर में बन रहे भवनों का निरीक्षण भी किया और कार्य को तीव्र गति से संपादित करने को कहा। साथ ही कार्य में यदि कोई व्यवधान है तो उसे दूर कर जल्द से जल्द कार्य पूरा करने का भी निर्देश दिया। मंत्री ने मरीजों से मुलाकात की और स्वस्थ हो चुके मरीजों की जांच कर उन्हें उनके घर वापस भेजने के लिए कमेटी बनाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस जिले में मरीजों को छोड़ना है वहां के जिलाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम बनाकर स्वस्थ हुए मरीजों को सुपुर्द करे। धनबाद के कतरास की रहने वाली 80 वर्षीय महिला की मौत के 2 दिनों बाद उसकी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि इसके बाद में बोकारो से लेकर धनबाद तक सनसनी फैल गई। बड़ी संख्या में लोगों तक कोरोना का वायरस पहुंचने की आशंका है। महिला के संपर्क में आने वाले और उसके अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने वालों की स्क्रीनिंग की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज।